हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और सबसे पहले कुछ स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग कैसे हैं। ये क्वेश्चंस का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप लोग कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, सब कोई सुरक्षित है या नहीं। तो ये जरूर आप हमको बताइए। और फिर आगे हम लोग ये देखते हैं कि आज आपके लिए हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी क्लास है आपका, जो कि आज आपको यूट्यूब द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आज हम लोगों को हमने बताया था आपको पहले फिजिक्स में हम लोग सेकेंड बुक स्टार्ट किए थे, जिसमें ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिकों को हमने देखा। जहां तक मुझे सिलेबस लगा वहां तक बताया गया, और फर्स्ट बुक को मैंने बाद में करने के लिए बताया था। तो फर्स्ट बुक आज हम लोग करेंगे, और फर्स्ट बुक में जो आपका सबसे पहला पार्ट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर आज से हम लोगों को स्टडी करना है। ये सारा चीज क्या होता है हम लोग सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग सारे काम को छोड़ दीजिए। अभी फिलहाल जितना देर तक वीडियो चलता है, जितना देर तक आपका ये क्लास ऑन है, उस टाइम तक आप कोई भी काम नहीं करोगे। आप बाकी सारे काम या तो पहले करके आओ, उसके बाद वीडियो देखना, या तो फिर पहले ये वीडियो देख लो, पढ़ लो, नोट्स कर लो, उसके बाद फिर अपना सारा काम करना। तो जितने देर का वीडियो बनेगा, ये जितने देर का आपका ये जो क्लास है, उस सारे क्लास को आप अटेंड कॉन्सेंट्रेट माइंड से करोगे। आप अपने दिमाग को यहीं पे रखोगे और पूरे अच्छे तरीके से पढ़ोगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके आपके लाइफ के लिए भी। क्योंकि बहुत सारा ऐसा बच्चा है जिसको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड यानी विद्युत वगैरह, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, मोबाइल तक भी, तो ये इलेक्ट्रिक से ही चलता है। तो ये सारा चीज किस तरह से चलता है, किस तरह से ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, ये सारे चीज को अंडरस्टैंडिंग हम लोग करेंगे इस वाले चैप्टर में। और बाकी जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर आने वाले हैं वो सारे में हम लोग यही चीज पढ़ेंगे। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेट हो जाओ और ये वीडियो को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखो। तो चलो हम लोग जल्दी से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ टॉपिक लिखा हुआ है, आप यहां से ध्यान से देख सकते हो। सबसे पहले तो ये पार्ट 1 है, जो कि हमने बताया फर्स्ट बुक का पार्ट 1 है, जिस पार्ट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। और इसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो है विद्युत आवेश और कूलम्ब या कूलाम भी कहा जाता है। कूलम्ब या कूलाम का नियम, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। ये आपको पहला चैप्टर पढ़ना है। ये क्या होता है वो हम लोग सब कुछ स्टडी करेंगे। फिलहाल उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों मीडियम के लिए यहाँ पे आपका डिफिनीशन लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको ये समझा देते हैं, आप बेसिकली इसको पढ़ सकते हो कि स्थिर वैद्युतिकी स्थिरावस्था पर विद्युत आवेशों का अध्ययन है। नहीं समझे? अब हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे भी वही चीज लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। यानी अब हम आपको समझाते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक साइंस का ब्रांच है, फिजिक्स का ब्रांच है। फिजिक्स का, साइंस का ब्रांच एक फिजिक्स है ना, ब्रांच यानी शाखा। और फिजिक्स का एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जैसे ऑप्टिक्स, आपने प्रकाशिकी पढ़ा था, ऑप्टिक्स हिंदी में प्रकाशिकी। तो ऑप्टिक्स क्या था, वो भी एक फिजिक्स का ब्रांच था, जिसमें हम लोग लाइट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिकों को स्टडी करे थे। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी एक फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्जेज के बारे में ही स्टडी करना है। इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड, जैसे वहां पे लाइट और लाइट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक ऑप्टिक्स में थे वो स्टडी करना था। तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश और उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे चीज मुझे स्टडी करने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बट देयर इज अ कंडीशन, यहां पे एक कंडीशन भी है। वो कंडीशन क्या है? एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब स्थिरावस्था, हिंदी में स्थिरावस्था बोलो आप या विरामावस्था बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो रेस्ट का मतलब होता है कि रुका हुआ, स्थिर है। तो अगर चार्ज किसी बॉडी पे स्थिर है, ध्यान से समझना, कोई बॉडी पे चार्ज यानी आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश स्थिरावस्था में यानी विरामावस्था में चुपचाप पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस समय इलेक्ट्रिक चार्जेस
क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसका डिफिनीशन क्या देंगे, उसका उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आएंगे, फोर्स आएगा, पोटेंशियल आएगा यानी बल, विभवांतर, और भी फील्ड यानी क्षेत्र, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। तो वो सब क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन करें, ये सारे चीज को स्टडी करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फिजिक्स का ही ब्रांच है जिसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में यानी विद्युत आवेश के बारे में स्टडी करना है, अध्ययन करना है, लेकिन तब जब वो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश स्थिरावस्था में हो, यानी विरामावस्था यानी रुका हुआ रहे किसी सरफेस पर, किसी मेटॉलिक सरफेस या किसी भी सरफेस पे वो रुका हुआ रहे। ठीक है, अच्छा, उसके आगे हमने लिखा हियर वी स्टडी अबाउट फोर्सेज, फील्ड्स एंड पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ स्टैटिक चार्जेज, यानी यहां हम लोग स्थिर आवेशों से संबंधित बल, क्षेत्र और विभव के बारे में अध्ययन करते हैं। फोर्स यानी बल, फील्ड यानी क्षेत्र, पोटेंशियल यानी विभव, जो कि हम अभी पहले भी बताए थे कि हम लोगों को ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ब्रांच में मुझे एक्चुअल में क्या पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेज और उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक जैसे फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल यानी विद्युत आवेश और उससे संबंधित बहुत सारे अनदर पद हैं, जैसे बल हो गए, क्षेत्र हो गए, विभव क्या हो गए। अब बल, क्षेत्र, विभव ये सब क्या होता है वो तो हम लोग आगे बारी बारी से ही पढ़ेंगे। तो ये सारे चीज का स्टडी करना है हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आप समझ गए, बहुत सारी इसमें छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ गए होंगे। ठीक है, हालांकि हमने यहां नहीं लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स where we study about, ऐसे नहीं, हमने डायरेक्ट लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। ठीक है, नॉर्मली छोटा सा डिफिनीशन बनाया, लेकिन आप ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिजिक्स का एक ब्रांच है, यानी स्थिर वैद्युतिकी जो है वो एक भौतिकी की शाखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेकिन इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डिफिनीशन में आप ये तो समझ गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर मुझे कुछ स्टडी करना है तो वो है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। लेकिन सबसे पहले तो मुझे यही नहीं पता है कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश क्या है। आपको तो ये बता दिया गया कि आप इस वाले पूरे चैप्टर जितना भी आएगा उसमें आप स्थिर विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े हुए, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, विद्युत आवेश क्या है, ये क्वेश्चन उठता है। तो चलो इसका भी डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर हम आपको इसका और भी डिटेल्स बताएंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, electric charge is the physical property of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field. There are two types. कहने का मतलब हिंदी भी पढ़ लेते हैं। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक राशि है जो इसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव करता है, और यह दो प्रकार के होते हैं। शायद आपको समझ में ना आया हो, डिफिनीशन आपके सामने, हम आपको अभी समझाते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश क्या है। अब आप समझिए, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का एक भौतिक गुण है। ध्यान से समझना, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का यानी इलेक्ट्रिक चार्ज किसी सब्सटेंस का एक भौतिक गुण है। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में भी, आप पढ़े होंगे वहां पे ये रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसे ऐसे होता है। तो विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का, जितना सब्सटेंस है सारे सब्सटेंस का, सारे पदार्थ का वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी यानी एक भौतिक गुण है, जो कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट को, ध्यान से समझना, अगर हम उस पदार्थ को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम उस ऑब्जेक्ट को, पदार्थ को रखते हैं तो बल का अनुभव करवाता है, फोर्स का आपको फील करवाता है। ठीक है, वापस एक बार फिर से समझते हैं। हमने क्या बताया कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरह का गुण है, एक तरह का कैरेक्टर है किसी पदार्थ का। तो कैसा भाई, तो ये कि अगर हम उस पदार्थ को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो जो पदार्थ है, वो जो सब्सटेंस है, एक बल का अनुभव करेगा, या तो खींचाओ या ढकलाओ, यानी या तो उसको कोई खींचेगा या तो ढकेलेगा, यही कुछ हो सकता है। यानी उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण यानी एक बल का बात आएगा, और वो बल का कारण क्या रहा होगा, तो विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे बल यानी फोर्स का जो फील करता है वो
कारण है, किसके कारण से? तो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश के कारण, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एक भौतिक गुण है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ रहे हो बात? इसका दो ही टाइप होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। एक आपका पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, यानी एक धन आवेश एक ऋण आवेश, जो कि नॉर्मल अवस्था में, आप नॉर्मल सिचुएशंस में आप ये समझ सकते हो कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आपने मॉडर्न फिजिक्स में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है, और आगे आप लोग वो केमिस्ट्री में भी पढ़े हो, पहले भी आपने पढ़ के रखा है। तो नॉर्मली आप ये बोल सकते हो कि चार्जेज पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। एग्जांपल के लिए तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बेसिकली वही है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो दो टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के, और भी अभी बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस को देखना है, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, बस आप प्यार से इसको देखते रहो, समझते रहो। यहां तक आप समझ गए? एक बार रिमाइंड करवा देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का ब्रांच है, जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को ही स्टडी करना है। कब? जब वो रेस्ट में है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज ही क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी भी सब्सटेंस का एक फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण है, जो कि एक बल का अनुभव करवा देता है उसके कारण, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण कोई ऑब्जेक्ट, कोई पदार्थ बल का अनुभव, फोर्स का फील करता है। कब? जब हम उसको कहां रखते हैं? तो रखते हैं कहां? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो भी आगे आपको बताएंगे, अभी तक आप ये समझ गए। तो सबसे पहले आगे बढ़ाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहां तक तो आप जान लिए कि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, और चार्ज के दो टाइप्स होते हैं। अब हम कुछ स्पेशल नोट्स पढ़ते हैं, ठीक है, जो काफी काम का चीज हो। सबसे पहला स्पेशल नोट्स क्या है कि एन आगे लगना चाहिए, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है एक्चुअल में वो तो आपको पता है कि वो गुण है किसी चीज का, लेकिन कोई ना कोई अमाउंट में वो होगा, और अगर अमाउंट का जहां बात आ गया वहां स्केलर और वेक्टर आएगा, यानी सदिश और अदिश। ठीक है, लिख ले पहले। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अब बोलोगे सदिश और अदिश क्या है? तो 11th में आपने पढ़ा था, 9th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन चलो एक बार रिमाइंड करवा दे। वैसे राशि, ऐसे क्वांटिटी जिसको अगर हमको एक्सप्लेन करना है या उसका एक्सप्लेनेशन देना है, तो हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का बात करें। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों का बात कर रहे हैं किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, डिराइव करने के लिए, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी परिमाण और दिशा। लेकिन हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ परिमाण का ही बात करें किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो फिर वो अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, बाकी आप 11th में तो स्पेशल एक चैप्टर ही आप पढ़े ही होंगे। तो ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये एक सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इट हैज नो डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ये सबसे पहला बात याद रखिएगा। दूसरा, आवेश का जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो आपको बताते हैं। बेसिकली जो टू टाइप्स है, पॉजिटिव और निगेटिव, जिसमें पॉजिटिव को आप प्लस के रूप प्रोटॉन के रूप में मान सकते हैं और निगेटिव को इलेक्ट्रॉन के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज कितना होता है वो आपको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी सबसे बड़ी बात यहां पे ये समझना है कि, ध्यान से समझिएगा, एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, जिसको हम कैपिटल सी से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। यानी विद्युत, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब बन रहा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, ठीक है, कूलम्ब
या कूलाम भी बोल सकते हैं आप इसको, कूलाम होता है। ठीक है, आप समझ लोगे इसको। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। शायद बहुत बच्चा ये बात समझ भी गया होगा और अभी तक बहुत सारे नहीं भी समझे होंगे, लेकिन हम आपको समझाते हैं हिंदी पहले। तो तीसरा और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यहाँ पे हमने लिख दिया पहले ही कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब ये बहुत बच्चा समझ भी गया होगा और बहुत बच्चा को डाउट भी होगा। इसका मतलब क्या है ना कि लाइक चार्जेस यानी सजातीय आवेश, सजातीय मतलब एक जात का, लाइक चार्जेस मतलब एक जैसा, यानी एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस हो, या एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस हो। तो अगर दो ऑब्जेक्ट क्लियर दोनों प्लस है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी इंग्लिश में रिपेल, प्रतिकर्षित यानी रिपेल, उसको ढकेल देगा, रिपल्सन कर देगा। यानी दो प्लस चार्ज, दो बॉडी दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव तो एक दूसरे को ढकेल देगा। बट वही एक पॉजिटिव रहे एक निगेटिव यानी विजातीय यानी अलग अलग जात का, यानी अनलाइक चार्जेस यानी अलग अलग तरह का आवेश रहे, अलग अलग तरह का चार्ज रहे, एक प्लस एक माइनस या पहला माइनस दूसरा प्लस। तो एक प्लस और अगर एक माइनस है तो वो एक दूसरे को खींचेगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी, पहले भी आपने पढ़ के रखा होगा। ठीक है, तो फाइनली हम एक ऐसा एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है हमें, यानी कि अगर हम दो बॉडी लेते हैं, कोई दो स्फीयर ले लिए, ठीक है, ये बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज है और ये बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कभी भी आपस में सटेगा नहीं। आप इसको अगर जैसी नॉर्मली अगर मतलब स्वतंत्र अवस्था में सस्पेंडेड फ्रीली कर लो, ठीक है, तो वो कभी भी इधर नहीं आएगा, वो एक दूसरे से दूर की तरफ रहेगा, यानी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, अपोजिट, प्रतिकर्षित यानी रिपेल यानी अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। वही अगर हम फिर से ऐसा लें दो बॉडी और दोनों को निगेटिव कर दें तो ये भी वही काम करेगा जो पहले किया था। ठीक है, और अगर हम फाइनली एक और फिगर दो बॉडी को मैंने यहाँ पे एक रखा, एक यहाँ पे रखा, ठीक है, और एक प्लस है एक माइनस, या ये माइनस वो प्लस, ठीक है, तो ये एक दूसरे को एक तरफ खींचेगा, यानी दोनों एक दूसरे में सटते जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ रिपल्सन, यानी रिपेल किया, यानी प्रतिकर्षण। यहाँ पे ऑलरेडी रिपल्सन ही हुआ है, प्रतिकर्षण, और यहाँ पे आपका अट्रैक्शन हुआ है, यानी आकर्षण। ठीक है, तो आप समझ लो इस तरह से ये वाला जो थ्योरी बताया गया वो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए फिगर ड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब आप अगर यहाँ तक समझ गए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सारा लाइन से नोट्स करना है और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात बताना भूल गए, आप इसको थोड़ा लिख लेना, ठीक है, कि ये जो आपको लॉ बताया गया, इस लॉ को फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक है, यानी स्थिर वैद्युतिकी ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी का मूल नियम या मुख्य नियम, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी का, वो ये वाला उसका फंडामेंटल लॉ है, यानी मूल नियम, यानी हर एक कंडीशन पे ये जरूर अप्लाई होगा।
कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना, वो यहाँ पे आप इसको नोट पॉइंट करके लिख लेना। ठीक है, क्लियर। अब चलिए हम लोग आगे का टॉपिक लेके चलते हैं, और आगे का जो टॉपिक है वो हम लोगों को पढ़ना है आवेशों के गुण। ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज, सिर्फ आवेश ही लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, एक और थोड़ा इसको अच्छा कर देते हैं, आप शॉर्ट में अब इसको आप विद्युत आवेश न बोल के आवेश भी बोल सकते हो, पूरा नाम विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यहां से हम लोग बनाते हैं विद्युत, इंग्लिश पहले लिख लेते हैं, देयर आर मेनली 3 बेसिक, या मेनली भी लिख सकते हैं 3 प्रॉपर्टीज। मेनली लिखिए तो बेसिक लगाने का जरूरत नहीं है, यानी देयर आर मेनली 3 प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश के मुख्यतः, विद्युत आवेश के मुख्यतः 3 गुण है, 3 गुण विद्यमान है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहला, ठीक, सबसे पहला है आवेश, इंग्लिश पहले लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, आर एडिटिव, चार्जेस मैंने किया है, एन इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव, एडिटिव यानी विद्युत आवेशों योगात्मक है। अब थोड़ा कम कंफ्यूजन हो गया होगा, क्या ये क्या होता है, सबके बारे में समझाते हैं। यानी 3 टाइप्स है इसके गुण के लिए, इसमें पहला है एन इलेक्ट्रिक चार्जेज आर एडिटिव, विद्युत आवेश जो है वो योगात्मक है। सब चीज ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में ये जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। ठीक है, ये आपको पता है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। ध्यान से समझिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज है अदिश राशि। आपने पहले हम आपको बताए थे जब 11th में हम पढ़ रहे थे स्केलर और वेक्टर के डिफरेंसेज के बारे में, तो स्केलर और वेक्टर में एक बहुत बड़ा ही डिफरेंस बताया गया था, बहुत बड़ा अंतर। वो अंतर क्या था कि अगर सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको आप नॉर्मल अलजेब्रिकल एडिशन द्वारा, अलजेब्रिकल एडिशन मतलब बीज गणितीय योग, जो कि बीज गणित में मैथ्स के अलजेब्रा, मैथ्स के बीज गणित वाले चैप्टर में कैसे हम किसी चीज को कंटिन्यू, जैसे कि एक के पास x रुपए है, एक के पास 2x रुपए है, एक के पास 3x रुपए है, तो टोटल कितना हुआ फट से जोड़ लेते हैं, x प्लस 2x प्लस 3x। ये अलजेब्रिकल मेथड, बीजगणितीय मेथड, बीजगणितीय विधि जो कि आप मैथ्स में पढ़ते हो। तो अदिश राशि को आप डायरेक्टली ऐसे जोड़ सकते हो। अगर अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, तो आप बिना किसी झिझक के टोटल अमाउंट आपको निकालना है, आप सबको ऐड कर दो, जिसको अलजेब्रिकल मेथड द्वारा एडिशन बोला जाता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि का एक अलग कंडीशन था, और वो क्या था कि उसको आप डायरेक्ट अलजेब्रिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते थे। उसके लिए स्पेशल 3 लॉ बनाया गया था, एडिशन ये गया था कि 3 लॉ एडिशन के लिए बनाया गया था। वो पहला था ट्रेंगुलर लॉ यानी त्रिभुजाकार नियम, शायद आपको याद हो, ट्रेंगुलर लॉ त्रिभुजाकार नियम। दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पहला ट्रेंगुलर लॉ ऑफ एडिशन यानी त्रिभुजाकार नियम, है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इसका मतलब हो गया योग का त्रिभुजाकार नियम, है ना। फिर था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यानी योग का
समांतर चतुर्भुज नियम, और तीसरा था पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, यानी पॉलीगन मतलब हो गया बहुभुज, है ना, 4 से ज्यादा भुजा हो गया, तो योग का बहुभुज नियम, जिसमें 3 भुजा के लिए त्रिभुज नियम हो गया यानी ट्रायंगुलर, 4 भुजा के लिए हो गया समांतर चतुर्भुज नियम यानी पैरेललोग्राम लॉ, और 4 से ज्यादा जितने भी बहुभुज, यानी बहुभुज कहने का मतलब आप समझ रहे हो पॉलीगन, तो उसके लिए आपने वो वाला लॉ पढ़ा था, यानी 3 लॉ पढ़ा था। यानी कुल मिला के यहाँ ये समझना है कि अगर वेक्टर रहता तो कुछ स्पेशल कैटेगरी होता है उसका एडिशन करने का, लेकिन अगर स्केलर है यानी अदिश राशि है तो उसका स्पेशल कैटेगरी नहीं, जैसे मैथ्स में अलजेब्रिकल मेथड लगाते हैं वो करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है एन इलेक्ट्रिक चार्ज आर एडिटिव यानी विद्युत आवेश योगात्मक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश इसका कोई स्पेशल मेथड नहीं है जिसमें हम ट्रायंगुलर लॉ, पॉलीगन लॉ या पैरेललोग्राम लॉ लगाए। इसमें तो डायरेक्ट आप अलजेब्रिकल मेथड पे जोड़ सकते हैं, यानी कि ढेर सारा एक बॉडी है जिसपे कुछ चार्ज है, एक बॉडी पे 5 चार्ज है, एक पे 10 है, एक पे 15 है, टोटल चार्ज कितना हो गया, कुल सिस्टम का टोटल जोड़ दो डायरेक्ट, यानी ये योगात्मक है। योगात्मक मतलब जोड़े जा सके, जिसको एडिटिव जोड़ने लायक है ये, ठीक है। तो पहला ये आप बात समझ लेना, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, इलेक्ट्रिक चार्जर एडिटिव विद्युत आवेश योगात्मक है। योगात्मक क्यों है, कैसे है, ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को आप डायरेक्ट अलजेब्रिकल मेथड यानी बीजगणितीय मेथड से, इसको बीजगणितीय विधि से जोड़ सकते हैं, इसमें कोई स्पेशल मेथड लगाना नहीं हो सकता। यानी हम सारे चार्ज को किसी एक सिस्टम में बहुत सारे बॉडी रखा हुआ है और हर एक बॉडी पे कुछ ना कुछ चार्ज है, तो उस पूरे सिस्टम का चार्ज कितना होगा तो हम टोटल जोड़ के निकाल सकते हैं, कोई स्पेशल मेथड नहीं निकालना है, बस हम उसको काउंट कर लिए, टोटल कैलकुलेटर निकाल लिए, जोड़ लिए, हाथ पे जोड़ लिए, जैसे जोड़ लीजिए वो हो गया टोटल, इसलिए ये योगात्मक है, ठीक है। दूसरा आवेश एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इज कंजर्व्ड, यानी विद्युत आवेश संरक्षित है, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड यानी विद्युत आवेश संरक्षित है। ये कहने का मतलब क्या है, संरक्षित कहने का मतलब, तो ये एक लॉ है, ठीक है, ये आवेश संरक्षण का नियम ही है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको ये भी बोला जा सकता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, वो नीचे हम लोग लिखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि ये है इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व, कहने का मतलब ये है, दो इसका बात याद रखना है आपको, पहला बात और दूसरा बात। पहला बात क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज and electric charge always conserved in any isolated system, ठीक है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है ना, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जिसका दीवार जो होता है वो इंसुलेटर सब्सटेंस से बना होता है। कहने का मतलब आप एक ऐसा सब्सटेंस लिए, कोई भी एक ऐसा जगह ले लिए जिसका जो दीवार चारों तरफ से घिरा हुआ है वो इंसुलेटेड सब्सटेंस से बना हुआ, यानी अचालक यानी ये एक ऐसा दीवार है जिससे न तो टेम्परेचर हीट अंदर जा सकता है या ना बाहर निकल सकता है, या न चार्ज बाहर निकल सकता है या अंदर जा सकता है, मतलब इस तरह का कंजर्व मतलब जो उसमें हम रख दिए वो उसी में रहे, उसके बाहर वो न जाए, ठीक है, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम हो जाता है। तो एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कंजर्व इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, ध्यान से समझना, एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कंजर्व इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, हिंदी भी लिखेंगे, ठीक है, पहले इंग्लिश लिखना है। दूसरा एन इलेक्ट्रिक चार्ज only transferred, ठीक है, from one body to another, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ओनली ट्रांसफर्ड होता है, किसमें,
फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। कैसे ट्रांसफर वो हम आपको बताएंगे। नॉर्मली एक एग्जांपल आप समझ लो, कभी आप ऐसे शर्ट में ये आप मार्कर या पेन को आप ऐसे रगड़ते हो, ठीक है। रगड़ने के बाद छोटे छोटे पेज के टुकड़े के पास थोड़ा सा डिस्टेंस में ही रखते हो तो पेज का टुकड़ा उसमें चिपक जाता है। ध्यान समझना, वो क्या करता है, वो चिपक जाता है। वो क्यों चिपकता है एक्चुअल में, जब ये बॉडी हम यहाँ पे ऐसे रगड़ रहे हैं, ठीक है, तो रगड़ने से क्या होता है, किसी एक बॉडी से जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, यानी बाहर निकाल देता है। अगर इस बॉडी के पास अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन गया निगेटिव। या फिर ये इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा इसको, तो खुद बन जाएगा पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन अगर निकला माइनस निकल रहा है तो वो पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो हो जाएगा निगेटिव। अब वो कंडीशन पे कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव वो तो आपको आगे बताएंगे, लेकिन बस इतना याद रखना है कि पॉजिटिव वो होगा जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, रिलीज करेगा। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और जो त्याग करेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से आप कंडीशन याद रखिएगा। तो जब हम इस बॉडी को रगड़े तो इसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकला या तो इलेक्ट्रॉन लिया। मान लो इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये बॉडी चार्ज हो गया। पहले ये न्यूट्रल था क्योंकि इसमें प्लस माइनस बराबर था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला ये बॉडी चार्ज हो गया, और बॉडी जब चार्ज हो गया तो वो अनदर चीज को अपने तरफ अट्रैक्ट या रिपेल जो भी करे करने लगा, ठीक है। तो वो अट्रैक्ट करने लगा, एक फोर्स लाने लगा। निगेटिव के कारण भी हो सकता है, पॉजिटिव के कारण भी हो सकता है, अलग अलग कंडीशंस पे, लेकिन ऐसा होगा तो जरूर। तो ये क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों हो रहा है, ये जो फोर्स यहाँ पे आ रहा है वो क्यों आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर हो जा रहा है। समझ लो बात, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में गया, या फिर दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकल के पहले वाले बॉडी में आ सकता है। यही चीज है, इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बॉडी से बॉडी ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, अलग अलग कंडीशन पे आप जैसे करवाना चाहो, बस ये इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, यानी एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि विद्युत आवेश जो है किसी विलगित निकाय, इंग्लिश में आइसोलेटेड सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं विलगित निकाय में हमेशा संरक्षित रहता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये नहीं बताया। विद्युत आवेश किसी विलगित निकाय में हमेशा संरक्षित रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो पहले था वही बाद में, आप कोई भी केमिकल रिएक्शंस करवा लो, फिजिकल रिएक्शंस करवा लो, कोई भी आप कुछ भी करवा लो, चार्ज हमेशा कंजर्व ही होता है। कारण बताते हैं, देखो मान के चलो, हम एक रॉड लिए, ठीक है, एक रॉड लिए, ग्लास रॉड, और एक लिए सिल्क क्लॉथ, ठीक है, दोनों को रब किए, घर्षण, ठीक है। तो एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। मान लो अभी कुछ देर के लिए मान लेते हैं, हो सकता है ये नेगेटिव हो पॉजिटिव, अभी हमको नहीं पता क्या होगा। अभी आप कुछ देर के लिए मान लो कि ये रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। आप समझ लो बात, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है, ध्यान समझना, जब दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन, रब मतलब घर्षण करना, रगड़ना, तो वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, यानी आवेश का ट्रांसफर करता है। और आवेश जब ट्रांसफर होता है तो एक पॉजिटिव बन जाता है, एक निगेटिव, जो कि हमने यहाँ पे बताया आपको। और इससे हम आपको ये समझाते हैं कि संरक्षित क्या है, संरक्षित। अब देखिए, यानी कंजर्व, तो ग्लास रॉड पॉजिटिव हो गया, सिल्क क्लॉथ नेगेटिव हो गया, क्लियर है। अच्छा, जब हम, ये कब हुआ, जब हमने रब किया, रब या फिर बोल सकते हैं फ्रिक्शन, यानी मैंने घर्षण करवाया, जब दोनों को रगड़ा तब ऐसा हुआ। लेकिन जब हम इसको नहीं रगड़े हुए होते, ठीक है, और बस एक ग्लास रॉड लाए और एक सिल्क क्लॉथ लाए और बस यहां पे लाके रख दिए, कुछ नहीं किए, बस रख दिए,
ठीक है। तो रखने के बाद इस पूरे सिस्टम में अगर आप देखो तो ये न्यूट्रल है, नहीं ये जब तक इसमें हम रब नहीं किए हैं ग्लास रॉड में, तो जितना प्लस चार्ज है उतने माइनस चार्ज है। ये न्यूट्रल, क्योंकि कोई भी बॉडी न्यूट्रल होता है, जितना प्लस उतना ही माइनस। ये बॉडी भी, सिल्क क्लॉथ भी, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, ठीक है। तो ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, तो ये पूरा सिस्टम भी न्यूट्रल। यानी न्यूट्रल मतलब चार्जलेस उसको बोल सकते हैं कि शुरू में जो उसका चार्ज है यानी कि जीरो है चार्ज कुछ ना कुछ, लेकिन प्लस और माइनस है, तो उसको हम न्यूट्रल मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने इसको रब करके चार्ज कर दिया, रब करने के बाद बॉडी चार्ज हो गया, आवेशित, ठीक है। ये बॉडी भी चार्ज हो गया, ये भी, ये प्लस माइनस क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया उधर, मान लो, ठीक है। तो ये प्लस हो गया और ये, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया तो वो माइनस हो गया, मान लो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया कुछ समय के लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि पहले न्यूट्रल और अगर बाद में भी न्यूट्रल तब ना ये कंजर्व्ड हुआ। कंजर्व्ड का मतलब जो पहले था वही बाद में है। तो पहले तो ये पूरा सिस्टम, ये दोनों को मिला के जो सिस्टम बना, जो निकाय बना, वो न्यूट्रल था। क्या अभी न्यूट्रल है? तो आप बोलोगे कि अभी तो ये जो सिस्टम है वो चार्ज हो गया है, तो ये न्यूट्रल कहाँ है? तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जिस समय हम ये दोनों को रब करें और रब करने के बाद ये पॉजिटिव बना, उसी समय एग्जैक्ट ये निगेटिव बन गया। तो जितना ये पॉजिटिव बना होगा उतना ही निगेटिव बना होगा, क्योंकि इसी के कारण तो ये निगेटिव बना है। नहीं समझे? पहले इसमें सिर्फ हम इसका बात करें तो प्लस माइनस बराबर था, न्यूट्रल था, प्लस माइनस बराबर था, न्यूट्रल था, पूरा सिस्टम न्यूट्रल हो गया। और जब हम इसको रब किए तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो जितना प्लस चार्ज इस पे उत्पन्न हुआ होगा उतना ही माइनस चार्ज इस पे उत्पन्न हो गया होगा। समझ रहे हो? तो अब इस पूरे सिस्टम में ये जितना पॉजिटिव ये है उतना ही निगेटिव ये है, तो प्लस और माइनस दोनों बराबर है, तो फिर से हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि प्लस और माइनस बराबर, ठीक है। वापस फिर से ये बॉडी में प्लस माइनस बराबर, जो कि ग्लास रॉड था, ठीक है, न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो दोनों को सिस्टम मिला के न्यूट्रल। यहां पे रब करने के बाद एक पॉजिटिव एक निगेटिव बना दिया, ठीक है। होने के बाद भी देखा गया कि जितना प्लस में ये बना उतना ही माइनस में वो बना, तो ये दोनों को मिला के अगर फिर सिस्टम का बात करें तो फिर तो न्यूट्रल है, क्योंकि जितना ही प्लस है उतना ही माइनस है, तो न्यूट्रल है। इसी को कंजर्वेशन बोला जाता है। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस है एक तरह का, ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन अब अगर आप इसको तोड़ते हो कोई मेथड लगा के तो Na प्लस और क्लोरीन माइनस, यही आपको पता है, ठीक है। तो सोडियम में जिस समय प्लस आया, पॉजिटिव चार्ज जिस समय सोडियम हुआ, एग्जैक्ट उसी टाइम क्लोरीन निगेटिव हो गया। ऐसे थोड़े कि 2 घंटा बाद क्लोरीन निगेटिव होगा। जैसे ही ब्रेक हुआ सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, एग्जैक्ट उसी टाइम पे, सेम टाइम पे, ठीक है। तो ये पहले न्यूट्रल था ही, और अब प्लस और माइनस, भले ये प्लस बना ये माइनस, लेकिन सिस्टम का बात करना है। नोट, हमने डिफिनीशन में भी लिखा है सिस्टम, नॉट एक स्पेशल एक सोडियम या क्लोरीन के लिए, पूरे सिस्टम का बात करना है। तो पूरे सिस्टम पे जितना ये प्लस है उतना ही माइनस है, न्यूट्रल, ठीक है। तो इसी को कंजर्वेशन बोला जाता है, यानी विद्युत आवेश संरक्षित है। विद्युत आवेश संरक्षित, इसका कहने का मतलब विद्युत आवेश किसी विलगित निकाय में हमेशा संरक्षित रहता है, ठीक है। साथ ही विद्युत आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, यानी ये लिखना है विद्युत आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है, ठीक है। यानी विद्युत आवेश संरक्षित है, इसका मतलब विद्युत आवेश किसी विलगित निकाय में हमेशा संरक्षित रहता है, तथा विद्युत आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होता है। यानी एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम एंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इस पूरे नियम को कहा जाता है विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है कि इस सिद्धांत को
विद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को विद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। यानी दिस प्रिंसिपल इज सेड टू बी, या दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड, ठीक है, जो आपको मैंने लिखे, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, ये भी बोला जा सकता है, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, क्या नोन एज, तो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज। ये आपको लिख लेना है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये लिखने के बाद तो ऑलरेडी हम लोग दो नियम पढ़ चुके हैं विद्युत आवेश के गुण में। एक ये गुण हो गया योगात्मक वाला यानी एडिटिव वाला, और ये कंजर्वेशन वाला एक और है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग तीसरा गुण पढ़ लें, ठीक है। तीसरा जो गुण है वो देखिए, एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इज क्वांटाइज्ड, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वांटाइज्ड यानी विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, यानी इसका क्वांटमीकरण होता है, ठीक है, क्वांटमीकरण होता है, विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये क्या होता है, ध्यान से समझते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस ले लो, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस पर जो चार्ज होते हैं वो प्लस माइनस जेडी या प्लस माइनस एनी के बराबर होता है, जो कि हम मॉडर्न फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ये फॉर्मूला, ठीक है। जहां यानी वेयर, इंग्लिश हिंदी लिख लेना, जहां वेयर जेड एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, और वेयर इस साइड में अगर लिखा, चलो ना यहीं पे लिख लेते हैं, अलग क्या करना है, n इज इंटीजर्स। आप z मानो या n मानो, दोनों सेम फॉर्मूला। अब इसका कहने का मतलब क्या है ना, n इज इंटीजर्स का मतलब यही हो सकता है कि n का वैल्यू 0, 1, प्लस माइनस दोनों में 1, प्लस माइनस इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, प्लस में 1, माइनस में 1, 2, 3 हर एक नंबर, ठीक है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, ठीक है। यार कहने का मतलब ये है कि in any substance लिख लेते हैं पहले, इक्वल टू देखिए अब समझते हैं इसको, देखिए थोड़ा फिर समझाना आसान रहेगा। इन एनी सब्सटेंस वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट, यानी किसी भी पदार्थ में कुल आवेश किसी निश्चित न्यूनतम मात्रा का पूर्णांक गुणज होता है। इस नियम के अनुसार क्वांटाइजेशन, क्वांटमीकरण के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, तो यही होगा। अर्थात ये कहने का मतलब ये है
कि कोई भी सब्सटेंस, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में बताता है कि उस पर जो टोटल चार्ज होगा वो किसी इंटीग्रल मल्टीपल पूर्णांक गुणज के रूप में रहेगा। पूर्णांक गुणज इंटीग्रल मल्टीपल हम आपको बताए थे 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, किसी फिक्स अमाउंट में। वही हमने लिखा है कि इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट, यानी एक फिक्स वैल्यू होगा, उसमें आप इंटीग्रल मल्टीपल करते जाओ, नहीं फिक्स एक कोई मिनिमम वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, जिसमें आप उसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से, 4 से, या 0 से, या -1 से, -2 से, -3 से, -4 से, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, यही रिजल्ट आएगा। तो मान के चलो कि हम एक फिक्स अमाउंट ले लेते हैं x, ये फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट यानी कि निश्चित न्यूनतम मात्रा का मान लेते हैं x, कुछ समय के लिए x मान लेते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के लिए जो टोटल चार्ज होगा या तो वो x होगा यानी 1 into x, या तो 2 into x हो सकता है, या 3 into x हो सकता है, या 4 into x हो सकता है, या 5 into x हो सकता है, या -5 into x हो सकता है, या -6 into x हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हो सकते हैं, या 0 हो सकता है। लेकिन कभी भी 0.1 into x, 0.2 into x, 1.1 into x, 1.3 into, यानी कि एक डेसिमल के फॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे n एक इंटीजर से, फॉर डिफरेंस के अकॉर्डिंग पूर्णांक गुणज, पूर्णांक गुणज को इंग्लिश में इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं। पूर्णांक यानी इंटीजर्स, और इंटीजर्स आपको पता है पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, आगे में है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, यानी कि धन पूर्णांक, और 0 बेस हो गया, और 0 से नीचे की और -1 -2 ये सब ऋण पूर्णांक हो गया, यानी नेगेटिव इंटीजर्स। तो उसमें आप -1 -2 1 2 3 यही सबसे मल्टीप्लाई करोगे, 0.1 0.23 में, यानी कि ये एक कंटिन्यूअस फैक्टर के रूप में है, डिस्क्रीट के रूप में नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये कभी भी अगर इसका रिजल्ट जो होगा तो वो किस रूप में होगा, तो उसमें उसके फिक्स्ड अमाउंट में 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से, यानी कहने का मतलब ये है, अर्थात इंग्लिश वाले मीडियम वाले अर्थात को डेट इज लिख लोगे कि Q का जो वैल्यू है वो हमेशा या तो 0 हो सकता है, क्योंकि अगर n का वैल्यू 0, इंटीजर्स में 0 भी आ जाएगा, ठीक है, z रखो या n रखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे n ही किताब में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शो करेगा, मॉडर्न फिजिक्स में z शो किया हुआ रहता है, ठीक है, 0। फिर हो सकता है अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो प्लस माइनस e हो जाएगा, प्लस माइनस e। अगर हम 2 रख दें तो प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, प्लस माइनस 4e, प्लस माइनस 5e, 6e, 7e, 8e, ऐसे ऐसे बढ़ेगा, और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, प्लस माइनस 6e, प्लस माइनस 7e, और प्लस माइनस 8e, यही आएगा। आप 1 का वैल्यू, आप n का वैल्यू या तो 1 रखोगे या -1 रखोगे, 0 रखोगे, प्लस 2 रखोगे या -2 रखोगे, प्लस 3 रखोगे या -3, प्लस 4 या -5, इसी तरह कुछ भी रखोगे तो हमेशा रिजल्ट यही आएगा। यानी कहने का मतलब e में 1 से मल्टीप्लाई होगा, देखो फॉर्मूला के अनुसार जेडी लो या एनी लो, n का वैल्यू कुछ भी रखोगे तो उसमें e में ही मल्टीप्लाई होगे ना, और यही जो e है, यही e फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट यानी निश्चित न्यूनतम मात्रा है। और वो क्या है, वो क्या है, जहां e इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, जो कि बच्चा को पता है कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द -19 कूलम। मॉडर्न फिजिक्स पे पूरा कहानी बताया था, पतंग उतंग का सब कहानी लेके कि ये कैसे कैसे ये सब है वैल्यू। तो e का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, तो ये फिक्स्ड निश्चित मान है कि e का मान इतने रहेगा, तो निश्चित हो गया, निश्चित न्यूनतम यानी फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट, तो फिक्स तो हो गया लेकिन न्यूनतम, तो ये न्यूनतम वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यानी 10 के पावर -19 है। सोचो कितना वैल्यू है, प्लस 19 रहता बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन -19 मतलब छोटा वैल्यू है, तो ये काफी छोटा, तो ये हो गया ना फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट, यानी निश्चित तो है, फिक्स तो है कि इतना ही रहेगा वैल्यू, और न्यूनतम यानी छोटा वैल्यू है, तो इसी का वो पूर्णांक गुणज यानी इंटीग्रल मल्टीपल यानी पूर्णांक गुणज रहेगा। यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, जिसको हम e भी बोल सकते हैं, e में ही 1 मल्टीप्लाई करोगे या -1, 2 मल्टीप्लाई करोगे या -2, या 0 या 3 या -3, 4 या -4, कुछ भी कर सकते हो। तो क्वांटाइजेशन का मतलब, क्वांटमीकरण का मतलब, क्वांटाइज्ड का मतलब यही हो गया।
कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी पदार्थ में कुल आवेश किसी निश्चित न्यूनतम मात्रा का पूर्णांक गुणज होता है, यानी इन एनी सब्सटेंस वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट। और वो फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट क्या है, तो ई स्मॉल ई। फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट क्या है, ई स्मॉल ई, यानी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे हाइड्रोजन का बात करना है, हाइड्रोजन एक पदार्थ है, हाइड्रोजन का बात करना है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, क्योंकि हम एन को जेड भी बोल सकते हैं, हम आपको पहले ही बता दिए, तो एन का मतलब क्या हो गया, जेड। तो परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन का 1, तो उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, तो 1 इंटू ई, 1 इंटू ई यानी सिर्फ ई, और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई होकर वही रह जाएगा। अच्छा, हीलियम का बात करो, हीलियम पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो 2 इंटू ई, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और कितना नेगेटिव चार्ज है, तो उतना ही, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, खाली माइनस आगे लग जाएगा। लिथियम का बात करें तो लिथियम का 3 है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एन का मान 3 रखो या जेड का मान 3 रखो, तो 3 गुने ही, यानी कि 3 गुने 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ जाएगा। तो इतना ही प्लस और इतना ही माइनस, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज 3 इंटू 6, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम नेगेटिव में भी, यानी पॉजिटिव भी उतना नेगेटिव भी उतना। सोडियम का बात करो, सोडियम 11 होता है, तो 11 गुने ही या 11 गुने इतना ही, तो 11 गुने 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा, और 11 गुने 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम ही टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये क्वांटाइजेशन है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हम आपको बताए, 3 ये मूलभूत गुण है आपका फंडिंग मेथड। 3 हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा, जिसमें पहला था कि ये एडिटिव होता है, चार्ज एडिटिव यानी योगात्मक। कहने का मतलब ये अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, तो आप इसको नॉर्मल मेथड से भी जोड़ सकते हो, अलजेब्रिकल मेथड से, कोई इसमें स्पेशल मेथड नहीं लगाना है। दूसरा ये कंजर्व्ड है, यानी कि शुरू में जो, यानी कि किसी भी सिस्टम के लिए, निकाय के लिए ये हमेशा कंजर्व्ड होता है, जो रिएक्शन से पहले का है वही रिएक्शन के बाद होगा। यानी आप बॉडी को पहले रखे न्यूट्रल रहेगा, बॉडी को चार्ज करके टोटल सिस्टम का बात करोगे टोटल, तो भी बॉडी न्यूट्रल ही रहेगा। और तीसरा जो है वो क्वांटाइजेशन, तो क्वांटाइजेशन का आपका क्या है कि किसी भी सब्सटेंस पे जो चार्ज होगा, ठीक है, वो इस फॉर्म में होगा, Q बराबर प्लस माइनस एनी के रूप में, यानी वो एक इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, यानी पूर्णांक गुणज रहेगा फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट, यानी किसी निश्चित न्यूनतम मात्रा की, ठीक है। जहां पे वो किसी निश्चित न्यूनतम मात्रा का जो बात कर रहा है फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट, वो क्या है, स्मॉल ई, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आवेश के क्वांटिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ, और फिर हम लोग आगे का टॉपिक करते हैं, और वो आपका टॉपिक लास्ट रहेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली में हमने ये सारा टॉपिक पढ़ा दिया और वीडियो शूट ही नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने सारा चीज बोल दिया और वीडियो को मैंने प्ले ही नहीं किया था, ठीक है। तो ये सारा चीज लिख दिया गया है, चलो इसमें हम समझा देते हैं वापस फिर से, डबल मेहनत पड़ गया। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है, जिसको चालक और अचालक कहते हैं। कंडक्टर का हिंदी नेम चालक है, उसका एक और नाम है सुचालक, आप चालक भी बोल सकते हो, सुचालक भी। इंसुलेटर यानी अचालक, आप इसको कुचालक भी बोल सकते हो, और विद्युत रोध भी, जो सबसे लेटेस्ट है। डिफिनीशन मैंने नॉर्मली वे में बताया, पूरे अच्छे से नहीं, क्योंकि आपको इसके बारे में पहले से पता है, तो नॉर्मली आप समझ लो, खुद से डिफिनीशन बना लेना। कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है, क्योंकि पदार्थ ही एक सब्सटेंस ही है, कंडक्टर एक सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत आसानी से हो जाए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इजी वे में हो जाए, वो है कंडक्टर। और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इजी वे में न हो, वो है इंसुलेटर। अब आप सोचोगे कि इजी वे में नहीं होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि होगा, लेकिन इजी वे में, ड्राइड वुड, सूखा लकड़ी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, भिंगा देंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा, कोई ना कोई मेथड लगा के फ्लो तो करवा ही देंगे, तो आसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें मेहनत लगा, कुछ करना पड़ा, इसमें नहीं। तो ये इजी वे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत आसानी से हो जाता है, इसमें मुश्किल है, ठीक है, लेकिन हो सकता है मे बी। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, दूसरा डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि एक ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, एक ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, ठीक है, उसको हम कंडक्टर बोलेंगे।
यानी चालक, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो उसको इंसुलेटर बोलेंगे। ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, नोट पॉइंट बना के लिख लीजिए कि चालक में यानी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जबकि उसमें नहीं होते हैं, प्रेजेंट होते हैं उसमें नहीं। ठीक है, अच्छा जैसे इसकी एग्जांपल लिखा हुआ है मेटल्स, ह्यूमन बॉडीज, एसिड्स, अल्कली, एल्वाइज, ईटीसी, ये सब एग्जांपल है जो कि ये सब कंडक्टर के रूप में बिहेव करते हैं। ह्यूमन बॉडीज के साथ साथ एनिमल बॉडीज भी हो सकते हैं, बर्ड्स बॉडीज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें इंसुलेटर का बात करें तो ड्राई वुड, सूखा लकड़ी, नॉट कोई भी लकड़ी नहीं, सिर्फ आप वुड नहीं बोल सकते हो क्योंकि वुड में वो पेड़ का भी वो नॉर्मल हरा लकड़ी भी आ जाएगा। तो ड्राई वुड, प्लास्टिक, पॉलीथीन, क्लॉथ, ईटीसी, और भी बहुत सारे चीज हो सकते हैं जो आपके मन में एग्जांपल आप लिख लो। तो नॉर्मली वे में कंडक्टर एंड इंसुलेटर को आप ये समझ लो। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो सकता है कि इंसुलेटर आखिर उसमें करंट का फ्लो इजी क्यों नहीं होता है? तो पहला कारण कि फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होता है? तो जो इंसुलेटर सब्सटेंस होता है ना, उसका जो आउटर सेल है, आउटर सेल मतलब बाहरी कक्षा, उसका इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड होता है यानी जो इलेक्ट्रॉन का बंधन होता है वो काफी मजबूत होता है, वो टूटता नहीं है जल्दी। ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाता है, और इलेक्ट्रॉन जब फ्री नहीं होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसके पास, जबकि इसका लूज होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया तो कंडक्टर हो जाता है। समझ लो बात? अच्छा, एक और बात, हमने इसमें बोला कि फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो जिसके पास सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। जैसे सिल्वर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है, यानी कि उसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड होता है वो सबसे कमजोर होता है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से टूट के रिलीज हो जाता है, फ्री में बच जाता है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन बच जाता है फ्री में। तो वैसे इलेक्ट्रॉन, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो वो अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर, सबसे अच्छा। चांदी का तार लगा दो, खूब मजा आएगा इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, लेकिन चोर काट लेगा तुरंत, है ना। यहाँ तो लोहा और कॉपर छोड़ ही नहीं रहा है, तो फिर चांदी का तो बात ही अलग। तो ये सब चीज है, तो आप इसको अच्छे से लिख लो। हम लास्ट टॉपिक आपको बता ले, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब चलिए लास्ट टॉपिक आज के लिए पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी स्थिर वैद्युतिकी प्रेरण। ठीक है, क्या होता है वो समझते हैं। यहाँ पे लिखा है इट इज द फिनोमिनन, यानी एक घटना है, इट इज द फिनोमिनन ऑफ टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्जेस अपीयर एट इट्स क्लोजर इन एंड सिमिलर चार्जेस अपीयर एट इट्स फादर इन द प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाई चार्ज बॉडी। हिंदी में यह एक चालक का सामान्य विद्युतीय घटना है जहां में किसी नजदीक आवेशित पदार्थ की उपस्थिति में विपरीत आवेश चालक के नजदीक वाले छोर पर तथा समान आवेश चालक के दूर वाले छोर पर चला जाता है। नहीं समझे? अब समझ में आया। कहने का मतलब क्या है? इट इज द फिनोमिनन, यानी यह एक घटना है, ठीक है, ऑफ टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी विद्युतीय का एक सामान्य घटना है। यह एक सामान्य घटना है विद्युतीय के ऑफ अ कंडक्टर, मतलब चालक। कंडक्टर समझ लो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से हो, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो। ठीक है, तो यह एक चालक का, यह एक कंडक्टर का, ठीक है, एक नॉर्मल सा फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना? तो समान इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी समान विद्युतीय, ठीक है, घटना है किसका? कंडक्टर का। इन विच, जहां में का, तो अपोजिट चार्जेस अपीयर एट इट्स क्लोजर इन, यानी अपोजिट चार्जेस, अपोजिट मतलब उल्टा चार्ज, ठीक है। एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस, उस मेटल सरफेस के पास हम एक चार्ज्ड बॉडी लाते हैं, ठीक है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए फिगर समझना होगा। देखिए क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बॉडी लेते हैं, ठीक है, बॉडी लेते हैं। इस बॉडी में प्लस माइनस प्लस सब चार्ज थे, प्लस माइनस सारे चार्ज, ठीक है, ध्यान से समझना। ये स्टैंड पे लगा हुआ है, ठीक है, ये स्टैंड इंसुलेटर है, ऐसे मतलब इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब विद्युत रोधी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना, स्टैंड इंसुलेटर होना चाहिए, तो चार्ज फ्लो हो जाएगा ना, कि अर्थ में
अर्थ मिल जाएगा, ठीक है, तो वो सारा चार्ज चल जाएगा। तो इसीलिए ये इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। क्या हम कहना चाहते हैं वो समझो। ये हमें स्टैंड पता है, इंसुलेटर स्टैंड, ठीक है। हम इसके बगल में एक चार्ज बॉडी लाए, चार्ज बॉडी, ठीक है। मान लो ये चार्ज बॉडी पॉजिटिव था, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, यानी कहने का मतलब ये धन आवेशित बॉडी। ध्यान से समझना, ये क्या है, धन आवेशित बॉडी। पहले से ये बॉडी न्यूट्रल था, प्लस भी था माइनस भी था और सब मिला जुला था, ठीक है। अभी क्या है, अभी हमने क्या किया है कि इसके बगल में हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाती है। ये आपका कंडक्टर हो गया, पहले से भी ऐसे था, लेकिन पहले सिर्फ हमने कंडक्टर लिया था, स्टैंड पे लगाया था। कंडक्टर के साथ हमने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ला दिया। अब होगा क्या कि ये रहा पॉजिटिव और इस सब में पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, तो पॉजिटिव अपने तरफ किस चार्ज को खींचेगा, निगेटिव को। तो सारा निगेटिव यहां आ जाएगा और सारा पॉजिटिव उस कॉर्नर पे भाग जाएगा। ये एक फिनोमिनन हुआ, घटना हुआ कि ऐसा करने से एक कंडक्टर के बगल में एक चार्ज बॉडी, यानी एक चालक के बगल में आवेशित पदार्थ ला देते हैं, तो माइनस और प्लस भाग अलग अलग हो जाते हैं, एक छोर पे माइनस एक छोर पे प्लस। लेकिन कैसे, देखो नजदीक वाले छोर पे जो आप चार्ज बॉडी लिए उसके नजदीक वाले छोर पे निगेटिव आया है, कहने का मतलब अपोजिट चार्ज। अगर ये आपने बॉडी जो है वो पॉजिटिव लिया तो इसके नजदीक वाले छोर पे क्या आएगा, निगेटिव। अगर पॉजिटिव लिया तो निगेटिव आया। अगर तुम यहाँ निगेटिव बॉडी लेते तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता, उधर निगेटिव, क्योंकि अगर ये निगेटिव बॉडी लेते तो प्लस को खींचता था, यहाँ प्लस जमा हो जाता है, यहाँ माइनस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक चार्ज बॉडी किसी कंडक्टर के बगल में लाते हैं, ठीक है, तो चार्ज बॉडी अपने विपरीत आवेश, विपरीत मतलब अपोजिट चार्ज को अपने नजदीक वाले छोर पे खींच लेता है, जबकि सेम जैसे चार्ज को दूर वाले छोर पे ढकेल देता है। और यही यहां लिखा हुआ है, यह एक चालक का समान विद्युतीय घटना है जहां में किसी नजदीक आवेशित पदार्थ के उपस्थिति में, मतलब यह चालक का घटना है, कंडक्टर का, ठीक है, जहां किसी नजदीक आवेशित पदार्थ के उपस्थिति में, जहां पे एक नजदीक में, ठीक है, चार्ज बॉडी उपस्थित है, प्रेजेंट है, उपस्थिति में विपरीत आवेश यानी अपोजिट चार्ज चालक के, विपरीत आवेश चालक के यानी कि अपोजिट चार्ज कंडक्टर के, ठीक है, नजदीक वाले छोर पर चले जाते हैं। नहीं समझे, अपोजिट चार्ज यानी इस कंडक्टर का इससे जो अपोजिट चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट निगेटिव हो गया, निगेटिव इसके नजदीक वाले छोर पे चले जाता है, ठीक है। आगे तथा समान आवेश, समान मतलब पॉजिटिव, चालक के यानी कंडक्टर के दूर वाले छोर पे चले जाता है, दूर वाले छोर पे चला जाता है। यही इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये एक ऐसा फिनोमिनन है कि कंडक्टर के बगल में हम अगर एक चार्ज बॉडी लाते हैं तो चार्ज बॉडी, ठीक है, चार्ज बॉडी अपोजिट चार्ज को अपने नजदीक खींच लेगी और सेम जैसे चार्ज को दूसरे किनारे पे ढकेल देगी, और ये फिनोमिनन ही कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन, यानी स्थिर वैद्युत की प्रेरण। अब इससे रिलेटेड दो हम आपको टर्म बना के दिखाते हैं, क्वेश्चंस होता है, क्या होता है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब टॉपिक देखिए, पढ़ना है चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन। हम आपको इंडक्शन का प्रोसेस अभी बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। उसी इंडक्शन मेथड का यूज करके आपको दो स्फीयर को चार्ज कर देना है, ठीक है, समझ रहे हो। चलो देखो, यानी कि इन दिस समझ रहे हो,
इंडक्शन मतलब प्रेरण की प्रक्रिया, प्रेरण द्वारा दो गोले को आवेशित करना है, ठीक है। प्रेरण द्वारा दो गोले को आवेशित करना, हिंदी लिख लो। चलो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल वे में, ठीक है। कैसे, हम आपको सिर्फ फिगर के दौरान समझाएंगे और लिखवाएंगे कुछ नहीं। दो बॉडी, ठीक है, दो बॉडी को मैंने टच में रख दिया। इंसुलेटर, ये दोनों इंसुलेटर स्टैंड है। इंसुलेटर स्टैंड में ऐसे लगा देना, मतलब ये कहीं लगा रहा है, समझ लेना इंसुलेटर स्टैंड है ऐसे, ठीक है। ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, क्योंकि जितना प्लस माइनस जिसमें जितना प्लस इसमें उतना ही माइनस इसमें, जितना प्लस इसमें उतना ही माइनस इसमें, दोनों न्यूट्रल बॉडी। आपको दो स्फीयर हमने दे दिया और बोला कि अब इसको चार्ज कर दो इंडक्शन के प्रोसेस से, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों को सटा के रख दिया। दो बॉडी हमको दे दिया गया, दोनों अनचार्ज है यानी न्यूट्रल है, दोनों में प्लस माइनस बराबर है। इसमें जितना प्लस उतना ही माइनस, इसमें भी जितना प्लस उतना ही माइनस, यानी इसमें प्लस माइनस बराबर, इसमें भी प्लस माइनस बराबर। अब दोनों को हम चार्ज करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम क्या करें, दोनों को टच कर दिए, समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, टच किया। टच करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। टच करने के बाद हम इसके बगल में एक पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी लाए, चार्ज्ड बॉडी यानी आवेशित बॉडी। पॉजिटिव, आप नेगेटिव भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव से भी काम बन सकता है, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव, हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी लिया। पॉजिटिव लेने से ध्यान से समझना, पॉजिटिव लेने से इसके अंदर का, ठीक है, सारा माइनस इधर आ जाएगा और इसका भी माइनस इधर आ जाएगा। क्या है, अगर ये अलग रहता, ध्यान दो, इसमें टच नहीं रहता तो यहां प्लस लाने से इधर माइनस आ जाता, इस बॉडी पे प्लस चला था, ठीक है, समझ रहे हो। उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये बॉडी दोनों टच है आपस में, तो ये एक जैसा ऑब्जेक्ट हो गया ना, और दोनों मेटल है, मेटॉलिक स्फीयर, क्योंकि मेटल को ही तो चार्ज करोगे, दोनों मेटल है, तो अब ये एक जैसा मेटल बन गया ना। अब इसमें करंट दोगे तो इसमें करंट जाएगा कि नहीं, लेकिन दूर रहता तो नहीं जाता। तो यही चीज है, जब आप इसके बगल में लाओगे तो सिर्फ इसी का माइनस इधर नहीं आएगा, इसका भी माइनस अब इधर आ जाएगा और दोनों का प्लस इधर भाग जाएगा सबसे दूर। इसके कारण, क्योंकि यही ना इंडक्शन प्रोसेस जो अभी बताया, अपने भी अपोजिट चार्ज को खींच लेगा और सेम जैसे चार्ज को ढकेल देगा। अच्छा, उसके बाद सी नंबर, तीसरा काम क्या कर रहे हैं वो समझो। अब हम गोला को ये नजदीक में रखे ही हुए थे, इसको हमने हटाया नहीं है, हटा दोगे तो फिर जैसे था वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर दिया, ध्यान से समझना, इसमें हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, प्लस माइनस था, जैसे तैसे छितर बितर था, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या हो गया, हमने पहले इसको रख के माइनस अलग हो गया, प्लस अलग हो गया, और इसको नजदीक रखे हुए ही अलग कर दिया, क्योंकि इसको हटाना नहीं, जैसे इसको हटाओगे तो फिर पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ बगल में रखते हुए ही और इसको यहां से वैसे खींच दी, हटा दी, क्योंकि ये तो सिर्फ सटा के रखा हुआ है ना, हम इसको कभी भी हटा सकते, हटा दिए। तो इस पे निगेटिव ही रह गया, अच्छा निगेटिव ही रह जाएगा, ठीक है, और ये इस पे पॉजिटिव ही रह जाएगा, हटा दिया हमने, रिमूव किया है, ठीक है। अब देखो डी नंबर, फाइनली अब इस भाई जी को भी हटा दो,
तो ये जब इनको हटा दोगे तो ये माइनस, जब इनको हटा दोगे तो माइनस जो ये बेचारे किनारे में है, ये माइनस पूरे एरिया में फैल जाएंगे, क्योंकि इनके कारण ना ये इधर चिपके हुए थे। अब ये हट गया तो माइनस फैल जाएगा, और ये प्लस, ये तो यहीं पे फैल जाता है, क्योंकि जैसे ही हटाओ प्लस चारों तरफ फैल जाएगा। हम यहाँ ना हटा के यहाँ, क्योंकि इसमें तो कुछ कंडीशन नहीं है, तो प्लस चारों तरफ अपना फैलेगा। अभी तक ये बॉडी न्यूट्रल था, हमने ये प्रोसेस लगाया, देखो बॉडी चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया। मैंने कर दिया चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर बाय इंडक्शन, यानी दो स्फीयर को हमने इंडक्शन यही ना प्रोसेस, इंडक्शन के प्रोसेस हमने दो बॉडी को चार्ज कर दिया। समझ लो, ठीक है, ये एक मेथड हो गया। दूसरा इसमें लास्ट आपको क्या पढ़ना है, चार्जिंग अ बॉडी, चार्जिंग अ स्फीयर बाय इंडक्शन, ठीक है, विदाउट टचिंग। यहां सिर्फ ये भी हो सकता है कि चार्जिंग अ स्फीयर बाय इंडक्शन, यहां पे दो स्फीयर को हम चार्ज किए थे, ये प्रोसेस लगा के हमको सिर्फ एक स्फीयर को अगर चार्ज करना तो क्या करेंगे, तो चार्जिंग अ स्फीयर बाय इंडक्शन इतना तक भी, या चार्जिंग अ स्फीयर बाय इंडक्शन विदाउट टचिंग, थोड़ा और इंटरेस्टेड कर दिए कि हम बिना टच किए हुए स्फीयर को कैसे चार्ज करते हैं। दोनों, ये सिर्फ इतना का बनाओ या इतना का बनाओ, पूरा का बनाओ, सेम आंसर होगा। कैसे, तो हम एक बॉडी ले लिए जिसमें प्लस माइनस प्लस सब थे, ठीक है, हमने इनको लगा दिया इंसुलेटर सब्सटेंस। चलो ठीक है, एक स्फीयर है, हम इसको टच नहीं करेंगे, ठीक। देखो ए, ये तो हमने लिया है बी नंबर, इंडक्शन प्रोसेस तो लगाना ही है, बोला ही गया, तो हम यहाँ पे एक ला देते हैं, निगेटिव चार्ज लगा देते हैं, निगेटिव से ही होगा ये, पॉजिटिव से नहीं, ठीक है। निगेटिव चार्ज क्यों, समझ में आएगा। जब ये निगेटिव चार्ज आ गया तो ये सारे प्लस को एक तरफ खींच लेगा और माइनस को इधर ढकेल देगा, बाहर थोड़ा निकालना देगा, उसे में रखेगा, लेकिन अलग अलग कर देगा, ठीक है। हम टच नहीं किए हैं, हम सिर्फ क्या किए हैं, ये ऐसे ही है, हम ये अलग बॉडी लाए और थोड़ा सा डिस्टेंस रख दिया, हम उसको टच नहीं किए। अगर सटा भी दे तो क्या फर्क, मेरा हाथ थोड़ा टच कर रहा है, वो बॉडी टच करेगा, ऐसे ऐसे हमने टच करवा दिया, जिससे ये सिचुएशन आ गया, ठीक है। अब आ गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ये अभी रहेगा, यहाँ प्लस आया है, हम टच नहीं किए हैं। अब हम एक तार लिए और तार को ऐसे कनेक्ट कर दिए। अब सोचिए कि तार कनेक्ट करने के लिए आप उसको टच करिएगा, नहीं, हम तार ऐसे दूर से ऐसे इसमें टच कर देंगे, ठीक है, या सोल्डिंग से ऐसे सोल्डिंग कर देंगे तो मेरा हाथ थोड़े टच होगा, ठीक है। और हम अर्थिंग दे देंगे उस तार को, अर्थिंग समझते हो, ठीक है, अर्थिंग दे दिए। अर्थिंग देने से क्या होगा, फाइनली अर्थिंग देने से क्या फायदा होगा वो देखो, कि इसमें अर्थिंग जैसे ही देंगे माइनस सब फ्लो कर जाएगा, माइनस सारा फ्लो कर जाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन अर्थ में सारा चला जाएगा, माइनस माइनस जितना भी है वो सारा अर्थ में चला जाएगा अर्थिंग के कारण से। अब इसके पास सिर्फ क्या बच गया, प्लस। अब इसको रिमूव कर दो, ठीक है। तो ये जैसे इसको हटाओगे तो प्लस इस पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये इंडक्शन प्रोसेस से हमने बॉडी को चार्ज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर आप निगेटिव लेते, यहाँ आप बोले थे कि निगेटिव लेना है पॉजिटिव, क्योंकि अगर पॉजिटिव लेते तो इधर निगेटिव हो जाता है पॉजिटिव, तो इधर जब पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव अर्थ में फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होता है, निगेटिव फ्लो होता है, ठीक है। तो सिर्फ यही प्रोसेस लगाया जाता है, बॉडी को चार्ज कर दिए, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज किए थे। इंडक्शन के प्रोसेस से ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, हमने दो बॉडी ऐसे लिया, फिर ऐसे किया, सब समझ लो, ठीक है।
अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आपको ये सब आप समझने के बाद एक और बात याद रखोगे कि अर्थिंग का भी मतलब जो होता है वो काफी इंटरेस्टेड है, और भी आगे डिटेल्स बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं। आप हमेशा नॉर्मली देखते होंगे कि टीवी वगैरह या टीवी में थ्री प्लग वाला होता है ना, एक दो और ऊपर ऐसे तीन को, या कोई भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में तीन होते हैं, बहुत सारे में दो भी होते हैं, ठीक है। तो तीन जो होते हैं जिसमें से आपको एक रेड कलर का वायर दिखता होगा, एक ब्लैक कलर का वायर दिखता होगा, और एक क्या दिखता होगा, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो रेड वाला जो कलर होता है, रेड कलर का जो वायर होगा उसको लीव या लाइन बोला जाता है, लीव या लाइन, ठीक है। यानी उसमें मेन कनेक्शन दिया जाता है, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी, जो कि ट्रांसफार्मर से जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो जो हम लोग टोका फंसा रहे हैं, तो उसका जो प्लस लाइन है यानी जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है, उसका हम लोग रेड कलर में जो होते हैं जिसको लीफ और लाइन बोला जाता है। ब्लैक कलर, ठीक है। ब्लैक जो होता है वो न्यूट्रल, या इसको हम बोलते हैं रिटर्न वायर, ठीक है। न्यूट्रल या रिटर्न वायर, यानी न्यूट्रल है, न्यूट्रल कहने का मतलब वो प्लस से होती है, जैसे एक बल्ब नहीं है, मान लो ये बल्ब है, ठीक है। तो इसमें सीधा एक हम तार जोड़े बोर्ड में लेकर करके जोड़ती है, प्लस माइनस। तो यहाँ से प्लस ऐसे होते हुए ऐसे 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 फिर यहाँ माइनस में आ जाता है, तो रिटर्न वापस आ गया वहीं पे जहां से निकला था, इसलिए इसको रिटर्न वायर या न्यूट्रल भी बोला जाता है, क्योंकि न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। और तीसरा ग्रीन जो होता है वो होता है अर्थ, बॉडी अर्थ भी लोग बोलता है, ये अर्थ होता है। ये क्यों होता है, जैसे कि अर्थिंग, ये अर्थ क्यों दिया जाता है, अर्थ वायर। मान के चलो कि हम कोई बोर्ड में प्लस माइनस का कनेक्शन कर रहे हैं, कनेक्शन करने के दौरान, और ये जो मेटल बॉडी है, जैसे कि आप देखते हो कि अगर आपका घर वगैरह बना होगा तो घर वगैरह में दीवार के अंदर जो सेट किया जाता है बॉक्स, वो स्टील का होता है, ठीक है। और फिर उसी में घर के अंदर जब घर बनता है तो दीवार काट के और अंदर वो, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा ये, तो ये जब इसको खोल के निकाला जाए तो अंदर दीवार के अंदर एक स्टील बॉक्स लगाया हुआ है, ठीक है, जिसमें वायर है, उसी में वायर है, और वो स्टील बॉक्स और उसी में कनेक्शन किया हुआ है तार का, और ऊपर से स्विच वगैरह लगा के कवर किया हुआ है, ठीक है। ये बात आपको पता है। तो अगर मान के चलिए कि अगर वो स्टील का है तो ऑलरेडी वो मेटल है, प्लास्टिक है नहीं, प्लास्टिक हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेटल है। तो अगर वो बॉडी मेटल है और अगर हम वायर जोड़े और बाई मिस्टेक कोई फॉल्ट हो गया और वो वायर उस बॉडी में टच कर गया, हो सकता है ऐसा, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल गलती हो सकता है किसी से भी, और वो बॉडी उसमें वो टच कर गया, और मान के चलिए कि ये अगर पूरा मेटल का हम उस बॉडी को छू देंगे, समझ लो बात, अगर हम जैसे उस बॉडी को छुएंगे तो हमको झटका लग जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मारेगा झटका, तो बहुत रिस्क वाला काम हो जाएगा। तो इसलिए उसमें अर्थ दिया हुआ रहता है कि अगर बाई मिस्टेक फॉल्ट से अगर कहीं भी वो टच रहे, ठीक है, उसमें उस पूरे सरफेस में अगर टच रहेगा तो सरफेस में जो इलेक्ट्रिसिटी आएगा वो इलेक्ट्रिसिटी उस वायर के जरिए अर्थ में चला जाएगा, वही ग्रीन अर्थिंग का काम करता है, बॉडी अर्थ भी बोला जाता है। सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है उसमें बॉडी अर्थ दिया हुआ रहता है, क्योंकि वो एक लोहे का प्लेट या तो स्टील टीने का प्लेट बना हुआ रहता है, और उसी में ट्रांसफार्मर, कीट वगैरह, आईसी सब कसा हुआ रहता है। तो जो कसा हुआ है वो सब मेटल है, सब नट बोल्ट पे कसा हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है कि उसमें बॉडी में आ जाए, तो अगर कोई आदमी उसको छू देगा तो झटका मारेगा, तो इसलिए उसमें एक लाइन, उसमें एक वायर का कनेक्शन कर दिया जाता है उसके बॉडी में, कि अगर गलती से फॉल्ट से अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ भी रहा है तो वो उस वायर को पकड़ के सीधा अर्थ में चला जाता है। तो अगर कोई बंदा उसको छुएगा तो उसके बॉडी में नहीं जाएगा, कारण बॉडी में नहीं जाने के कारण, क्योंकि वो अर्थ तो सबसे बड़ा सोर्स है ना, वो जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी को अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। और भी हम आप आगे चल के बहुत सारा कंफ्यूजन आपका दूर करेंगे कि अगर हम चप्पल पहन के या लकड़ी पे खड़े होकर अगर इलेक्ट्रिसिटी को छूते हैं तो वो हमको नहीं मारता है, ठीक है, जबकि अगर नॉर्मली खाली पैर या जमीन पे खड़ा होकर अगर हम करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी मारता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट हुआ ये सारा चीज हमने थोड़ा सा आपको बता दिया। रेड मेन वायर, कभी भी आप कनेक्शन करना तो इसमें ब्लैक न्यूट्रल, ब्लैक न्यूट्रल कहने का मतलब जो आप घर में अर्थिंग देते हो वो वाला,
और ये जो ग्रीन है वो बॉडी अर्थ है, बॉडी में ही दिया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम एक प्लेट लिए हुए हैं तो 3 वायर है, तो कनेक्शन इस तरह से होता है, एक प्लस है एक माइनस है, यानी ये मेन लाइन से आया हुआ है एक प्लस मेन लाइन, और ये अर्थिंग है जो आपके घर में कहीं दिया हुआ है, और वो जो ग्रीन वाला है वो इसी मेटल में या फिर कहीं भी अब वो तो आपका मैकेनिक जाने, कहीं भी एक ऐसा जगह होगा जो उस सारे वायर को खींच के वहां पे बॉडी में डाल देगा, जिसके कारण वो बॉडी अर्थ करंट जो उसमें आएगा वो सारा खींच के अर्थ में भेज देगा। कहीं भी एक ऐसे जगह पे वो कनेक्शन कर देगा अंदर ही, कि वो एक जगह से वो अंदर चला जाए, सारा का कनेक्शन एक में वो जोड़ देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप रेड ब्लैक और ग्रीन कलर का आप लोग मतलब समझ के रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। और बाकी अब हम लोग यही वीडियो को खत्म करते हैं, बहुत सारा टॉपिक अभी बचा हुआ है, लेकिन मैं भी उम्मीद है कि अगले वीडियो में खत्म हो जाना चाहिए, अगर नहीं खत्म हुआ तो फिर उसके अगले में यानी 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। काफी लंबा वीडियो भी हो गया है आज का, तो आप अपना जो भी टाइम यहाँ पे दिए हैं पढ़ने के लिए सारे नोट्स को, बहुत बहुत पहले तो आप लोग को धन्यवाद कि आपने इतना देर तक मेरा वीडियो देखा, बहुत ध्यान से पढ़ा सारा। तो सबसे पहले ये जितना भी आज टॉपिक पढ़ाया गया आप इसको नोट्स बना के मुझे व्हाट्सएप सेंड कीजिए कि कौन कौन सा बच्चा आपने नोट्स बनाया है, और सारे टॉपिक्स को लगले याद भी करते चलिए, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बहुत सारी आपके लिए डबल बेनिफिट ये है कि वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यहाँ पे यूट्यूब पे। अगर आपको एक बार कंफ्यूजन होता है तो फिर आप दोबारा उस वीडियो को देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट जरूर है। तो आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख के आप अपना प्रॉब्लम खत्म कीजिए, और जो भी अगर आपको उसके बाद भी अगर डाउट रह जाता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है मेरा नंबर, यहाँ से आप नंबर लेके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, जो आपको करना है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो हक बनता है मेरा भी आपसे लाइक मांगने का, तो आप लाइक जरूर कर दीजिए मेरे वीडियो को। कमेंट बॉक्स में पहले हमने आपको बताया था कि आप लोग कैसे ये रिप्लाई जरूर दे दीजिए, ठीक है। और फिर अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुशहाल रहिए, हंसते खेलते रहिए, मजे में रहिए, ठीक है। सी यू लेटर, बाय।